Bismillahirrahmanirrahim. This is Shakil Ahmed from Aspire College Thokar campus. Today we'll discuss about parthenocarpy, parthenogenesis and reproduction in animals वगैरह. रिसेंटली हम डिफरेंट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर्स में आप लोगों को डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट पॉइंट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आज हम लोग पार्थिनोकार्पी के बारे में डिस्कस करेंगे. पार्थिनोकार्पी बेसिकली इन सम केसेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई प्लांट में फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है. ओव्यूल फर्टिलाइज नहीं होता लेकिन एक फ्रूट में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं. पार्थिनोकार्पी इन सम केसेस फ्रूट डेवलपमेंट प्रोसीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर फ्रूट बनता है तो वो पार्थिनोकार्पी है. अब इसकी वजह क्या है, कौन सी वजह है जिसकी वजह से ये पार्थिनोकार्पी होती है? तो बच्चों, इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस. हमने चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस किए थे. वहाँ पे हमने ऑक्सिन्स को डिस्कस किया था, जिबरेलिन्स को डिस्कस किया था, साइटोकाइनेंस को डिस्कस किया था. उनमें से एक हार्मोन है ऑक्सिन्स. जब ऑक्सिन्स का लेवल हाई हो जाता है ओवरीज में, तो उन ओवरीज में हाई लेवल ऑफ ऑक्सिन्स की वजह से डेवलपमेंट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो पार्थिनोकार्पी कहलाती है. अब जैसे ये ऑक्सिन्स का ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सम टाइम हम इसको आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं पार्थिनोकार्पी को, और वो हम कमर्शियल लेवल पे फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए करते हैं. जैसे टमाटोज़ हैं और पेपर्स हैं, इन चीज़ों को हम लोग आर्टिफिशियली ऑक्सिन्स प्रोवाइड करके प्लांट्स को, तो उनसे हम लोग ये प्लांट्स हासिल कर सकते हैं. बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पार्थिनोकार्पी से हासिल होने वाले प्लांट्स की. इनमें एक पॉइंट आप ये भी देखें, ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे बनानाज हैं, पाइनएप्पल हैं, फिर आप लोगों के पास कुछ ऑरेंजेस की और ग्रेप्स की वैरायटीज़ हैं, अंगूरों की, माल्टों की मुख्तलिफ वैरायटीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है. एक यहाँ पे बात आप ये जहन में रखिएगा कि सम टाइम आप पाइनएप्पल या ऑरेंजेस खाते होंगे तो उनमें आप लोगों को सीड्स मिलेंगे, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे, कुछ फ्रूट्स आप ऐसे खाएंगे, जब आप फ्रूट खा रहे होंगे तो उसमें आपको सीड नहीं मिलेगा. तो ऐसे प्लांट्स जो पार्थिनोकार्पी के ज़रिए बनते, फिर उनमें सीड भी नहीं बनता, सीड फॉर्मेशन भी नहीं होती. ठीक है. फिर बच्चों, हमारे पास पार्थिनोकार्पी से ऑनवर्ड देन हम लोग सीड डोरमेंसी पे मूव करेंगे. पार्थिनोकार्पी डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जबकि सीड डोरमेंसी, एक सीड डोरमेंसी हम लोग बोलते हैं सोया हुआ होना. डोरमेंट के वर्ड के मतलब है सोया हुआ होना. तो कोई जब किसी सीड में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी. अब सीड डोरमेंसी इट इज़ अ स्पेशल टाइप और स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, कि ये कंडीशन रेस्ट में चला जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही. इसमें सीड डोरमेंसी एम्ब्रियो को हेल्प करती है कि वो सरवाइव कर सके अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस से, कि जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाएं, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो तब वो सीड डेवलप नहीं करता ताकि वो सरवाइव कर सके, अपनी न्यूट्रिएंट्स को, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है ताकि फेवरेबल कंडीशंस में वो सरवाइव कर सके. इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स टू सर्वाइव इन स्ट्रेस कंडीशन. सीड डोरमेंसी स्ट्रेस कंडीशंस में भी सर्वाइव करने के लिए यूज होती है. अब ड्यूरिंग सीड डोरमेंसी सीड कॉजेज सीजेस और लिमिट्स इज ग्रोथ. जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जब सीड डोरमेंसी होती है तो मतलब वो रेस्ट कंडीशन में है, वो सोया हुआ है, उसने कोई भी ग्रोथ नहीं करनी. अगर तो ज़्यादा सीवियर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल है, तो वो बिल्कुल सीज कर देगा. अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स थोड़े हैं, कंडीशंस में अनफेवरेबल पॉइंट्स कम हैं, तो फिर वो ग्रोथ को लिमिट्स में ले आएगा, थोड़ा कर देगा. तो ये दोनों कंडीशंस हैं इसकी. अब इसकी वजह क्या है? एक वाटर स्कार्सिटी है, पानी की किल्लत है.
पानी चूँकि जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनको रेस्पिरेशन के लिए। फिर लो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाना। फिर वार्म स्पेल इन विंटर, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर उन्हें फेस करना पड़ता है, तो उन प्लांट्स में जैसे कि ग्रासेस हैं उनमें वार्म स्पेल इन वाटर होता है, विंटर होता है, सर्द मौसम में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर अचानक हो जाना और उससे उनको प्रॉब्लम होता है। अब बच्चों ये था सीड डोरमेंसी और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है, जैसे पार्थिनोकार्पी भी शॉर्ट में आएगा, सीड डोरमेंसी भी शॉर्ट आएगा। देन बच्चों फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग की बात करते हैं। फ्रूट सेट बेसिकली फ्रूट फॉर्म होना और फ्रूट राइपनिंग होता है कि उसका ईटेबल होना। अब देखिए जर्मिनेटिंग पोलन होता है, यहाँ पे ये ओवरी है और इस ओवरी के ऊपर जब आके पोलन्स आते हैं, जैसे स्टेमन के एंथर से अब ये कार्पल है, इसका ये स्टिग्मा पार्ट है, स्टिग्मा पे आके ये पोलन्स मुंतकिल हो रहे हैं। अब इस पोलन के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जर्मिनेटिंग पोलन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। एक तो इसने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ये स्पर्म न्यूक्लियाई पीछे पीछे इसके ओव्यूल तक पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। एक तो जर्मिनेटिंग पोलन का ये काम है। दूसरा काम है इट इज़ रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन्स का जरिया है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस करता है। अब जब इसके पास अपने भी ऑक्सीजन्स होते हैं, अभी हम ऑक्सीजन्स के फंक्शन को भी यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन करता क्या बेसिकली। अब दूसरा ये काम ये करे, थर्ड काम ये करेगा, इट स्टिमुलेट द टिश्यूज ऑफ ओवरी। अब यहाँ पे जब ये मौजूद है तो ये ओवरी है हमारे पास, इस ओवरी के टिश्यूज को ये स्टिमुलेट करेगा कि ये भी ऑक्सीजन्स प्रोड्यूस करे। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन्स बेसिकली फ्रूट सेट करते हैं, एक फ्रूट सेट करना और रिटेंशन ऑफ ओवरी, ओवरी को रिटेन करना ताकि उसमें फ्रूट बन सके। बेसिकली ये ओवरी है हमारे पास, इस ओवरी ने बाद में फ्रूट बनना है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बनने के बाद ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उससे सीड फॉर्मेशन होती है। तो इसकी जो वॉल्स हैं, ब्लू कलर की लाइंस हैं, वॉल्स हैं, इट विल चेंज इन फ्रूट। इस प्रोसेस को जब ऑक्सीजन इस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फ्रूट सेट। अब ये फ्रूट सेट है। अब डेवलपिंग सीड्स जो हैं, बढ़ने वाले सीड्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं, वो सीड्स आल्सो प्रोड्यूस जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हम लोगों ने पहले ऑक्सीजन्स के बारे में पढ़ा था कि सम टाइम में इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। फिर हम लोग ये भी कहते हैं जनाब कि जिब्रेलिन्स पढ़ते हैं, जिब्रेलिन्स भी इन ऑक्सीजन्स के साथ काम करते हैं। इसी तरह साइटोकाइनेंस हैं तो ये भी इनके साथ एक दूसरे से मिलके डिफरेंट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न ऑक्सीजन्स के साथ, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनेंस के साथ है। तो इन्होंने क्या करना है, इस ओवरी की वॉल को फ्रूट में चेंज करना है। इट इज़ कॉल्ड फ्रूट सेट। अब ये फ्रूट जब डेवलप होगा, इसमें चेंजेस आएंगे और ये खाने के काबिल होगा, तो तब हम इसे फ्रूट राइपनिंग कहेंगे। अब बच्चों बात करते हैं, हमने ऑक्सीजन्स की बात की। ऑक्सीजन्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट बनाने के लिए, व्यूल पे अफेक्ट करते हैं, ओवरी पे अफेक्ट करते हैं, ओवरी की वॉल से भी ऑक्सीजन्स बनाते हैं। जब अगर लो लेवल हो जाए इसका ऑक्सीजन्स का, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन्स की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन्स के कमी की वजह से ओवरी रिटेन एब्सेशन में चली जाएगी, जिसकी वजह से लो फ्रूट यील्ड होगी, फ्रूट की पैदावार कम होगी। तो इस तरह फ्रूट की पैदावार कम होने की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये ऑक्सीजन्स का लेवल लो होने से फ्रूट कम हुआ और उससे खुराक कम बनी है। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये तमाम एनिमल्स में नहीं होता, लेकिन कुछ एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखें बच्चे, हम लोगों के पास बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, तो एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स में ऐसी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
बडिंग है, हाइड्रा में होती है, इट इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थिनोजेनेसिस है, एफिड में होगी, बीज में होगी। क्लोनिंग है तो शीप्स और काउस में, माइस में, ऐसे जानदारों में होती है। टिश्यू कल्चर्स हैं तो ये ऑर्गन्स वगैरह के लिए या टिश्यूज बनाने के लिए। आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो ये ह्यूमंस में होती हैं। तो दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है जी। देन बात करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है एपोमिक्सिस के हवाले से। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उन फ्लावरिंग पॉइंट्स में न्यूसिलस से या मेगास्पोर से, न्यूसिलस या मेगास्पोर से फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। नॉर्मली एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, तो दिस इज़ एपोमिक्सिस। दोनों तरह की रिप्रोडक्शंस का एक फॉर्म में मौजूद होना, एक साथ मौजूद होना, दिस इज़ एपोमिक्सिस। जैसे हम लोग बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ह्यूमंस में होती है आइडेंटिकल ट्विन्स एसेक्सुअली है, और वैसे नॉर्मली ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दिस इज़ एपोमिक्सिस। अच्छा बच्चों, फिर हम बात करेंगे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैकेनिज़्म के, कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग without fertilization is called as parthenogenesis। पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में अगर सीड बनता है, मतलब डेवलप होता है ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और अगर एनिमल्स में एग फर्टिलाइजेशन के बगैर जाइगोट में चेंज हो जाता है तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, ये एंट्स में, बीज में और वैस्प में ऑब्जर्व की गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक टाइप है हमारे पास हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी टाइप है हमारे पास डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। दो तरह की टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें, हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली होती है हनी बीज में, जबकि डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस होती है एफिड में। बच्चों, हेप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में बेसिकली फीमेल कोइन जो है, इट कैरिंग स्पर्म्स फ्रॉम मेल, मेल से आने वाले स्पर्म्स को ये कोइन कैरी करती है, उसके पास अपने स्पर्म्स होते हैं। अब जो स्पर्म्स फीमेल के पास, कोइन के पास हैं, वो मेल से आए हुए हैं, वो एक पाउच में स्टोर किए जाते हैं। उस पाउच को कंट्रोल करने वाला वेल्व होता है। जब वेल्व ओपन होगा, स्पर्म डिस्चार्ज होंगे और उनसे एग बनेंगे और वो एग फर्टिलाइज हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो कंडीशन डिस्कस करनी है वो ये है कि जब हैप्लॉयड एग डेवलप हो, यानी ये वेल्व ओपन नहीं होगा। जब वेल्व ओपन नहीं होगा और वो फीमेल क्वीन एग ले करेगी, जब वो एग ले करेगी तो वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा और फर्टिलाइजेशन के बगैर डेवलप हो जाएगा। इस तरह से बनने वाला जो एग होगा उससे मेल ड्रोन्स बनेंगे। जब मेल ड्रोन्स बनेंगे तो वो हैप्लॉयड होंगे। इसी वजह से हम इसको हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हैप्लॉयड ड्रोन्स होंगे जो आप लोग सुनते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है कि वो नखट्टूज होते हैं शहद के छत्ते के पास और उन्होंने नेक्टर इकट्ठा करना होता है। तो बेसिकली वो मेल ड्रोन्स होते हैं, नखट्टूज, जो बगैर फर्टिलाइजेशन के बनते हैं और वो हैप्लॉयड होते हैं। तो वो हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस की हैप्लॉयड फॉर्म है। हम बात कर रहे हैं डिप्लॉयड की। मैंने आप लोगों को बताया ये एफिड में होती है। अब देखिए बच्चों, ये डिप्लॉयड कैसे होती है। बेसिकली एग जब प्रोड्यूस करते हैं सेल्स तो उनमें होती है मियोसिस, और मियोसिस के दौरान अगर ये आप लोगों के पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अब ये जोड़े हैं, मियोसिस के दौरान इन्होंने अलहदा होना होता है।
लेकिन बाई चांस इन्होंने ये अलहदा नहीं होते तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। बच्चों जंक्शन होता है दो चीज़ों को जोड़ने वाला, जैसे ये एक होमोलोगस का पेयर है और दूसरा ये होमोलोगस का पेयर है। अब ये जो पॉइंट है ये जंक्शन है। डिसजंक्शन क्या होता है? इस पॉइंट का अलहदा होना। ड्यूरिंग मियोसिस बाई चांस क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन होती है, ये दोनों आपस से अलहदा नहीं हो पाते, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसके नतीजे में क्या होता है, अब जो एग बनेगा उसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा। जब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा तो ये डेवलप होगा एग। जब ये डेवलप होगा एग, होगा ये फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, होगा पार्थिनोजेनेसिस ही, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मुकम्मल होंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। अब चूंकि बनने वाला एग जो है वो डिप्लॉयड है और उसी से डेवलपमेंट हो रही है और फर्टिलाइजेशन के बगैर हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। और इस तरह इससे नए एफिड्स बन जाते हैं और वो होते डिप्लॉयड हैं, फर्टिलाइजेशन के बगैर हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और उसका पोर्शन हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।